हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन टॉपिक को मैं दो पार्ट में बांट के आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन क्या है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं और रिप्रेजेंटेशन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व क्या है। कोई भी समूह या गुट आज आवश्यक निर्णय लेने तथा आवश्यक बातचीत के लिए अपने बड़े आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर अपने सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए वे अपने कुछ प्रतिनिधि सदस्यों का चुनाव करते हैं, जो भविष्य में प्रत्येक निर्णय में भागीदार बनते हैं और समूह या गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दृष्टि से प्रतिनिधियों द्वारा समूह के लिए अधिकृत शक्ति के तहत कार्य करना प्रतिनिधित्व कहलाता है। No group today can gather all its members on every occasion due to their large size for making necessary decisions and necessary negotiations. To this end, they elect some of their representative members who in future participate in each decision and represent the group. In this view, delegation under delegates power for the groups is called representation. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में रिप्रेजेंटेशन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑल सिटीजन्स आर पार्ट ऑफ देम एक्सप्रेस देयर इंक्लिनेशन, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स एंड डिजायर्स from their voluntary work and have representatives. They have a binding effect on them. प्रतिनिधित्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सारे नागरिकों या उनके किसी अंश की अभिवृत्तियां, अधिमान्यताएं, दृष्टिकोण और इच्छाओं को उनकी ऐच्छिक कार्य का रूप प्रदान करता है और जिनके प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं पर बाध्यकारी प्रभाव होता है। प्रतिनिधित्व का मतलब समझने के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समझना भी आवश्यक है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन seems to indicate a person elected by the public. The political representative is the elected person who represents the group. A political representative is a person who has the legal right to influence and directly participate in the process of governance in a political society. राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति की तरफ संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। राजनीतिक प्रतिनिधि ही निर्वाचित व्यक्ति होता है जो समूह का प्रतिनिधित्व करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी राजनीतिक समाज में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करने तथा प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने का वैधिक अधिकार रखता है। एएच विच ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इज ए पर्सन हु बाय कन्वेंशन और लॉ holds the label of representative in a political system and plays the role of representative. In this view, political representation is indicative of the role played by the political representative in the political system. राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परंपरागत या कानून द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि का स्तर रखता है और प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की अदा की गई भूमिका का सूचक है। अब हम प्रतिनिधित्व के विभिन्न सिद्धांतों की बात करेंगे। There are many theories about representation. Alan Wall has divided the
principles of representation into two parts. First is liberal democratic theory of representation and second is collectivist theory of representation. In addition to this theory, today only two adverse principles are more valid, which are in the form of instructed representation and uninstructed representation. प्रतिनिधित्व के बारे में अनेक सिद्धांत प्रचलित है। एलन बाल ने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। पहला है उदारवादी प्रजातंत्रीय सिद्धांत और दूसरा है समष्टिवादी सिद्धांत। उदारवादी प्रजातंत्रीय सिद्धांत में उसका कहना है कि मताधिकार का न केवल विस्तार है बल्कि मतदान के अधिकारों में भी समानता है। इस प्रणाली में व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग बुद्धिवाद के अनुसार करता है और जनता की संप्रभुता को सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में ही प्रकट किया जाता है। इसमें चुनाव की आवश्यकता का आधार वह उदारवादी दर्शन है जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व एवं परिस्थिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत ही राजनीतिक दलों के उदय और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का आधार है। दूसरा सिद्धांत जो है वो है समष्टिवादी सिद्धांत, कलेक्टिविस्ट थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस सिद्धांत की मान्यता है कि विधानमंडल को व्यक्तियों और मतों की बजाय बहुसंख्यक वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि जनता की संप्रभुता तथा बहुमत की इच्छा दोनों ही सर्वोपरि है। लेकिन सोवियत संघ का यह दावा झूठा हो गया है कि साम्यवादी देशों की समष्टिवादी प्रतिनिधि प्रणाली पूंजीवादी राज्यों के लोकतंत्र से अधिक श्रेष्ठ है। आज चीन, कोरिया, क्यूबा में भी प्रजातंत्र के नाम पर प्रतिनिधि प्रणाली के साथ वही मजाक किया जा रहा है जो सोवियत संघ में किया गया था। इसलिए समष्टिवादी प्रतिनिधि सिद्धांत ठीक नहीं है। केवल उदारवादी प्रजातंत्री सिद्धांत ही प्रतिनिधि प्रणाली का सही प्रतिमान हो सकता है। इन दोनों सिद्धांतों के अतिरिक्त आज दो प्रतिकूल सिद्धांत सर्वाधिक मान्य हैं, जो इस प्रकार से है। इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि बोलेंगे आदिष्ट प्रतिनिधित्व, और दूसरा है अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन, जिसको आदेशहीन प्रतिनिधित्व बोलते हैं। तो हम इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन की पहले बात करेंगे, अदिष्ट प्रतिनिधित्व की। अदिष्ट प्रतिनिधित्व का अर्थ है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन है, उनकी अपनी कुछ भी इच्छा नहीं है, वह निर्वाचकों की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। प्रतिनिधित्व का यह रूप आज पुराना पड़ गया है, फिर भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो स्वामी की इच्छा के अंतर्गत ही कुछ कर सकते हैं। जैसे विदेशों में राजदूत। विधि निर्माण के कार्य इतने पेचीदे और कठिन हो गए हैं कि कोई भी प्रतिनिधि हर कदम पर निर्वाचकों द्वारा निर्देशित नहीं दिखाई देता है, क्योंकि चुनाव का आधार दलीय पद्धति हो गया है। आज के मतदाता किसी प्रतिनिधि विशेष को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देते हैं। विजयी दल अपनी नीतियों को कार्यान्वित करता है, न कि मतदाताओं की नीतियों को। वैसे भी मतदाताओं की कोई एक नीति हो भी नहीं सकती। यह किसी भी प्रतिनिधि की शक्ति के बाहर की बात है कि वह किसी दल की नीति को व्यक्तिगत रूप में लागू करे। अतः यह व्यवहारिक नहीं दिखाई पड़ता है कि कोई प्रतिनिधि निर्वाचकों के आदेश के अंतर्गत ही अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखे। इसलिए लास्की ने इस सिद्धांत को गलत तथा लोबर ने इसे न्याय विरुद्ध, असंगत और अवैधानिक बताया है। अब आते हैं अनइंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन पर, आदेशहीन प्रतिनिधित्व। आदेशहीन प्रतिनिधित्व के अंतर्गत प्रतिनिधिगण निर्वाचकों के अभिकर्ता नहीं हैं, वे निर्वाचकों के अधीनस्थ नहीं हैं और न उनके आदेश के अनुसार कार्य करते हैं।
सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से यह संभव नहीं है कि कोई प्रतिनिधि सभा निर्वाचकों के आदेश के अनुसार या निर्वाचकों के समक्ष की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार कार्य करे। अतः आधुनिक युग में प्रतिनिधित्व के सर्वमान्य सिद्धांतों के संबंध में कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। अतः आधुनिक युग में इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को अमान्य सिद्ध किया गया है और जो अनस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है उसको मान्यता प्रदान की गई है। अब हम आते हैं मेथड्स और टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे। प्रतिनिधित्व की प्रणाली या प्रकार। रिप्रेजेंटेशन कैन बी मेनी टाइप्स ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। टुडे द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर पॉपुलर। प्रतिनिधित्व विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार का हो सकता है। आज प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित प्रकार या रूप प्रचलित हैं, जिसमें पहला है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। सेकेंड इज प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। थर्ड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एंड लास्ट इज माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। तो इसमें सबसे पहले हम टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की। इस प्रतिनिधित्व के अंतर्गत किसी क्षेत्र को निर्वाचन कराने के लिए कई भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसे भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कम करके एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्यों का भी चुनाव किया जा सकता है। जिस चुनाव क्षेत्र से केवल एक ही सदस्य चुना जाता है उसे एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तथा जिस क्षेत्र से एक साथ कई सदस्य चुने जाते हैं उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र अपेक्षाकृत भौगोलिक दृष्टि से छोटे और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं और कई बार राजनीतिक विभाजन के अनुरूप भी होते हैं। भारत तथा फ्रांस में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस प्रणाली में सामान्य तौर पर मतों के बहुमत के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। इस प्रणाली के जो मेरिट्स हैं वो है कि ये सरल है, इसमें सरलता देखी जाती है, इसमें दलों की संख्या भी सीमित रहती है। लेकिन अनेक विद्वानों ने इस प्रणाली की क्रिटिसिज्म भी की है। इस प्रणाली के आधार पर चुना हुआ व्यक्ति केवल एक ही हित का प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र के बाकी हित बिना प्रतिनिधित्व के रह जाते हैं। इसकी आलोचना करते हुए GDH कोल ने भी कहा है कि वास्तविक लोकतंत्र केवल एक सर्वशक्तिमान प्रतिनिधि सभा में नहीं बल्कि व्यावसायिक प्रतिनिधि निकायों के एक संयुक्त संगठन में पाया जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के कमियों को देखते हुए कुछ विद्वान व्यावसायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। इसी कारण डुगविट ने कहा है व्यवसाय, संपत्ति, वाणिज्य, उद्योग धंधे, यहाँ तक कि विज्ञान और धर्म आदि राष्ट्रीय जीवन की समस्त शक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आज इस पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए फ्रांस तथा आयरलैंड में एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को ही अपनाया जा रहा है। यह अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का ही एक रूप है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। इस प्रतिनिधित्व को प्रकारात्मक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। इसमें प्रतिनिधियों के चयन का आधार समाज का व्यावसायिक संगठन होता है। यह प्रादेशिक, आनुपातिक तथा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तीनों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिनिधित्व का आधार यह है कि सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक समूहों राष्ट्रीय विधानसभा में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। GDH कोल ने इसे सच्चा तथा लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस तथा इटली में इस प्रणाली को अपनाया गया था।
आधुनिक समय में यह इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन इस प्रतिनिधित्व के कमियां भी बहुत हैं। इसमें विधायिका के अल्पसंख्यक वर्ग अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि भेजने में असफल रहते हैं। इसमें व्यवसायों का उचित वर्गीकरण न तो संभव है और न ही उचित। इससे संकीर्ण हितों को बढ़ावा मिलता और मतदाताओं की स्वतंत्रता भी सीमित हो जाती है। इससे विधायिका परस्पर विरोधी गुटों का अखाड़ा बन जाती है। इसमें न तो जनसंख्या का ही सही विभाजन किया जा सकता है और न ही समूहों का। इसके दोषों के कारण ही यह प्रणाली आज बहुत ही कम देशों में है। यदि यह कहा जाए कि यह मृत प्राय है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि मतों की गणना के बजाय उनको तोला जाना चाहिए। इस पद्धति का प्रयोग बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता है। यह अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम है। इस पद्धति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग 1793 में फ्रांस में हुआ था, लेकिन आज अनेक देशों में हो रहा है। और इस पद्धति की व्याख्या सबसे पहले थॉमस हेयर ने अपनी रचना इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन में की थी। इस पद्धति अथवा इस प्रणाली के भी दो रूप हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली, जिसको कि हम पार्ट 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। आधुनिक समय में अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था प्रत्येक राजनीतिक समाज के लिए एक चुनौती है। जे.एस. मिल ने सरकार को बहुसंख्यक वर्ग के हाथों में देना अलोकतांत्रिक माना है। उसका कहना है कि किसी भी देश में किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व अनुपाती न होकर समानुपाती होना चाहिए। लेकी ने भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व को उचित माना है। उसका कहना है कि बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व बहुत आवश्यक है। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने से पहले अल्पसंख्यक वर्ग की समुचित जानकारी होना भी जरूरी होता है। कुछ विद्वानों ने अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग वह है जो अन्य वर्गों या गुटों से कम सदस्य संख्या रखता है। आज राजनीतिक विद्वानों का कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग से अलग होने के कारण अलग प्रतिनिधित्व के हकदार होते हैं। अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अनेक देशों में अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं। भारत में राष्ट्रपति या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते समय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही अपनाई जाती है, जिसका आधार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। आज विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में अल्पसंख्यक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देकर न्याय प्रणाली को भी संगत बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के बहुत से तरीके हैं, जैसे लिमिटेड वोट सिस्टम, सीमित मतदान प्रथा या प्रणाली, कम्युलेटिव वोट सिस्टम, एकल मतदान प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ज्वाइंट इलेक्टोरेट इन द रिजर्वेशन ऑफ सेल्स, सुरक्षित स्थान युक्त निर्वाचन प्रथा, एंड लास्ट प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशनल रिप्रेजेंटेशन, पेशागत प्रतिनिधित्व या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व आदि। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को विस्तार से बताएंगे। थैंक यू।